चलिए सभी गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम करंट अफेयर के अगले सेशन पे बात करेंगे। जो टॉपिक हम लोग का करंट अफेयर का जो पार्ट चल रहा है उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी पे हम चर्चा भी करेंगे। कल मैंने कई सारे रिपोर्ट के बारे में आप लोग को पढ़ाया भी था, जैसे कि पासपोर्ट इंडेक्स में बताया था कि जापान नंबर 1 पे है। इंडिया के रैंकिंग के बारे में भी बताया था मैंने, और कई सारे मुद्दों पे कल हम लोगों ने बात किया था। तो आगे भी आज भी कई सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसी के आगे जो पार्ट चल रहा था उसी पार्ट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम हो गया है, सभी लोग आ जाइए। और ये अनअकैडमी का ही चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का ही चैनल है अनअकैडमी का। और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, जितने भी टॉप एजुकेटर हो, चाहे क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। समय हो गया, जल्द से जल्द सभी लोग आइए। तब तक अनअकैडमी के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, कई सारे मुद्दों पे बात किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण, टू वे कम्युनिकेशन। चाहे जैसे कोई भी पढ़ाऊंगा टॉपिक, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे आपके। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि लाइव क्लास जैसे चल रहा है आपका, मान लीजिए डेली लाइव क्लास, एक मिनट रुक जाइए आपको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डेली लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास में क्या होता है, सीधा प्रसारण, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे। स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी क्लास होगा आपका क्लास होगा आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा आपका, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो। जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आपको देखने को मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा आपको, क्योंकि टेस्ट और क्विज देने से ही जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है वहीं तक पहुंचेंगे, क्योंकि टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे वाले स्लाइड में मैं बताऊंगा भी, कॉम्बैट भी होने वाला है अकेडमी का, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर किसी एजुकेटर का लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहे उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये ऑप्शन तो आप ही के पास है, ठीक है। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल करंट अफेयर का क्लास चल रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जो है, दिन में 11 बजे से 2 लेक्चर ले चुका हूँ। अनअकैडमी के ऐप पे वो क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। और जैसे भी तीसरा लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आप लोग को ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम के लिंक को फॉलो करते रहिए। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, और इसी पे सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो किसी भी एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे क्लास लेना चाहते हैं। मैं भी एक एजुकेटर हूँ, मुझसे भी क्लास ले सकते हैं आप। बाकी जितने भी टॉपर्स एजुकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, किसी से भी क्लास ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लान के बारे में बात किया जाए, यूपीएससी सीएससी के तो दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है प्लस का प्लान, दूसरा होता है आइकॉनिक का प्लान। प्लस के प्लान के बारे में अगर मैं बात करूं, यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन के, या 1 महीने का भी होता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का भी प्लान होता है। और मुझे लगता है कि यूपीएससी की तैयारी 1 से 1.5 साल तो लगता है तैयारी करने में। अगर 1 ईयर की फी के बारे में बात किया जाए, 49,500 फी है। ये कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है आपको, 44,550 आपको पे करना है। इसमें बेनिफिट मिलेगा ये चारों चीजें, जो लाइव क्लास मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। तो ये है प्लस का प्लान। दूसरा जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, ये 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। इसका 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है। ये कोड है PJ01, कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है आपको, 62,550 आपको पे करना है। इसमें कुछ अलग फीचर्स होंगे। इसमें प्लस वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे ऑलरेडी आपको। इसके साथ ही साथ आपको देखिए अलग से भी कुछ फीचर्स मिलेंगे, जैसे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, स्टडी प्लानर मिलेंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो पर्सनल कोच अगर किसी को चाहिए, या पर्सनली फीडबैक किसी को चाहिए, या डेली बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस लेना हो, या पर्सनल कोच चाहिए, तो आप आइकॉनिक का भी प्लान ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, कि ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, वैकल्पिक विषय का सब्सक्रिप्शन, तो ये 1 महीने का भी है, 6 महीने का है, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। अगर 1 ईयर का चार्ज के बारे में बात किया, 27,500 इसका चार्ज है। ये कोड है PJ01, इसको यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और आफ्टर 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 10% डिस्काउंट के बाद 24,750 आपके चार्ज लगेंगे।
ये देखिए अनअकैडमी का कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत पहले से दिसंबर से ही चल रहा है। और हर अल्टरनेट संडे को कॉम्बैट का पेपर होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, अनअकैडमी के कॉम्बैट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय PJ01 कोड का यूज कर सकते हैं। और इस साल मतलब इसी महीने में 17 तारीख को, मतलब आने वाले जो संडे है उस दिन आपका दिन में 11 बजे से कॉम्बैट का टेस्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा ये कॉम्बैट का टेस्ट, इसलिए अधिक से अधिक जितने भी लोग ऑलरेडी जो दे रहे हैं वो तो चलो ठीक है, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन न किए वो रजिस्ट्रेशन कर लें। और 11 बजे दिन में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑलरेडी करेंगे। तो आप भी उनके बीच में रहकर आप भी टेस्ट दीजिए और अपने रैंक को जानिए कि आखिर तैयारी आप लोग कर क्या रहे हैं अभी तक। ठीक है। तो क्योंकि घर पे बैठने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए टेस्ट देते रहिए। टेस्ट ही वो माध्यम है जो आपकी कमियों को, गलतियों को उजागर करता है। तो इसलिए टेस्ट देते रहिए। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बैठना तो सीखिए, उतने देर उतने समय तक कम से कम टेस्ट का अनुभव तो सीखिए आप लोग। इसलिए टेस्ट दीजिए। इंडिया लार्जेस्ट फॉरनाइट कंसल्टेंट फॉर यूपीएससी बेस्ट क्वेश्चन बाय बेस्ट अनअकैडमिक एजुकेटर के द्वारा बनाया जाएगा क्वेश्चंस। आप वहां पे बैठिए और टेस्ट दीजिए। क्योंकि जो टेस्ट का पैटर्न है, जो यूपीएससी का पैटर्न है प्रीलिम्स पूछने का या मेंस पूछने का, वैसे ही प्रीलिम्स का जैसे टेस्ट बना हुआ है, बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें सभी लोग बैठिए और एंजॉय कीजिए फिर, और क्या कर सकते हैं। 11 बजे दिन में होगा, 45 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट के होंगे, सॉरी 45 मिनट के होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट मिलेगा, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगी और फॉरनाइट कंस्टेंट होगा, अल्टरनेट संडे को होगा। तो वैसे मैंने कहा था आपको 3 जनवरी को हुआ था, फिर 10 को नहीं हुआ, फिर 17 को हो रहा है, मतलब आने वाला संडे जो है। तो लगे रहिएगा सभी लोग। और देखिए इसमें कुछ रैंकिंग भी दिया जाएगा, अगर 1 से लेके तीसरा रैंक तक किसी का भी आता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो उसको 3 महीने का यूपीएससी जीएस सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। अगर 4 से लेके 150 100 तक के जितने रैंक तक के बच्चे रहेंगे उनको दिया जाएगा अमेजन का गिफ्ट वाउचर 1000 रुपीज का। तो ये भी देखिएगा, गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप टेस्ट में कम से कम पार्टिसिपेट कीजिए। टेस्ट ही इसलिए कराया जाता है कि जो भी कमियां होंगी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर पकड़ कमजोर होगी तो मौका मिल जाएगा आप लोगों को टेस्ट के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का। अब देखिए 2021, 2022 और 2023 के लिए जिन एस्पिरेंट्स को तैयारी करना है, चाहे 21 में पेपर देना हो, चाहे 22 में देना हो, चाहे 23 में देना हो, क्योंकि नया साल तो ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए 18 जनवरी से भी बैच स्टार्ट हो गया है, होने वाला है अभी। ठीक है। ऑलरेडी मैं बताया था 28 दिसंबर से भी बैच चला, 4 जनवरी से भी बैच चला, और फिर देखिए 18 जनवरी को भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी पेपर देना हो, देखिए यहाँ पे 6 महीने का बैच है 2021 के लिए, प्रीलिम्स के लिए पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच होगा। जिसको ध्यान से देखिएगा, बाइलिंगुअल बैच होगा, दोनों भाषाओं में होगा, चाहे वो इंग्लिश में ले चाहे वो हिंदी में ले। और देखिए लक्ष्य 2021 के नाम से भी है, 6 महीने का क्रैश कोर्स होगा। और यहाँ पे देखिए 2021 के लिए 6 मंथ का बैच बैच होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो 18 जनवरी को भी स्टार्ट हो चुका है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और 2022 में अगर किसी को देना है तो देखिए कई सारे बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, बाइलिंगुअल भी चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए कि हिंदी में चाहिए, जो भी चाहिए आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं 18 जनवरी से। और ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज कर सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और भी देखिए 2 साल का भी बैच है, यानी कि 2023 में किसी को अगर देना है तो देखिए 2023 के लिए भी कई सारे बैचेज हैं जो 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। सेम वही पैटर्न है कि बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी हर तरह के बैच है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए लास्ट में प्लस का अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक का जीएस लेते हैं, ऑप्शनल प्लस लेते हैं, तो जो 1 साल का फीस होगा वो 88,705 रुपए होंगे। ये कोड यूज कर लेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, उसके बाद अपना देख लीजिएगा। अगर दोनों ही प्लस लेते हैं, मतलब जीएस और ऑप्शनल दोनों लेते हैं, तो 1 साल का चार्ज है 70,103 रुपए। ये कोड यूज करेंगे 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और देखिए आइकॉनिक का जो प्लान है वो 25 जनवरी को 2021 में बढ़ने वाला है, इसलिए जिनको भी आइकॉनिक का प्लान लेना है वो 25 जनवरी से पहले अपना आइकॉनिक का प्लान ले लें। और कोड यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं PJ01, 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, कहां पर किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत की पहली ऐसी है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं।
भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया है। कहां पर किया गया, किसके द्वारा, ये सब बताया जाएगा आपको। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक अपनी पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर को रवाना किया है। यानी कहां से कहां तक किया गया है, हरियाणा के न्यू अटेली से किया गया है, मतलब हरियाणा से राजस्थान ये जाएगी, राजस्थान के न्यू किशनगंज तक पहली, भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया। ये कंटेनर ट्रेन आप लोग देख रहे होंगे, इसमें माल लेके जाया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, ये भारत की पहली है, तो बस इसमें यही पता करना होता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक चला, उसकी क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी, किसके द्वारा किया गया। तो मैंने बता ही दिया कि हमारे मोदी जी द्वारा ट्रेन को रवाना किया गया है। हरी झंडी तो देने वाले मोदी जी है हमारे, तो इनके द्वारा किया गया है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं जानिए क्या है, कि इस ट्रेन को पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड में पर चलाया जाएगा। और यह ट्रेन 5 किलोमीटर लंबी है। सबसे बड़ी बात तो है कि इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर है, और यह इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन द्वारा नियोजित होती है, ट्रैक्शन द्वारा। तो इस ट्रेन की सबसे खूबसूरती है कि ये 5 किलोमीटर तक लंबी ये ट्रेन है, और ये जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा नियोजित होती है। और जैसे मैंने कहा कि इस ट्रेन को पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर से के 360 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड पर चलाया जाएगा। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और वैसे भी पहला है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सीमा क्या होगी देख लीजिए, कि वर्तमान में मालगाड़ियों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिकतम गति से चलाया जाता है, और इस गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया जाएगा, जैसे सरकार ने फरमान जारी किया है। और माल गाड़ियों की औसत गति 26 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 70 किलोमीटर घंटा किया जाएगा। तो ये जो नॉर्मल गाड़ी की बात की जा रही है माल गाड़ियों की, और ये देखिए औसत की बात की जा रही है यहाँ पे। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों जरूरत पड़ी, थोड़ा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मिशन शीघ्र क्या है। इसमें भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में मिशन शीघ्र का संचालन किया है, और इसे भारतीय रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के तहत ट्रेनों ने अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्वीकृता गति प्राप्त की है। तो इसका नाम भी रखा गया था मिशन शीघ्र। ठीक है, तो इसको बस ध्यान से देख लीजिएगा, इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है कि कितना किलोमीटर चला कितना नहीं चला। बस ये जाने कि इसको 26 से बढ़ाकर औसत 70 करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में एक मिशन शीघ्र नाम का संचालन किया था, और इसमें यही था कि लखनऊ मंडल का रीजन का जो था द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, मिशन शीघ्र को। और इस मिशन के तहत जैसे मैंने कहा कि ट्रेनों की अधिकतम जो स्पीड होगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्वीकृति गति प्राप्त की, यही सब बताया गया है। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ट्रेन में गति सीमा महत्वपूर्ण क्यों होती है, थोड़ा ये जानिए। उसको भी तो रॉकेट की तरह उड़ा देना चाहिए ना, उसको भी तो बुलेट ट्रेन की तरह उड़ाना चाहिए। आखिर क्या जरूरत है इतना, क्यों लिमिट रखा जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड। आप देखे होंगे, आप बस से भी जाते होंगे तो वहां पे भी लिखा होता है कि ये गाड़ी इतने किलोमीटर से ज्यादा आप नहीं चला सकते हैं, मतलब इतना किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ज्यादा तेज नहीं चल सकते हैं। अगर ट्रेन सीधी लाइन में यात्रा कर रही है तो उच्च गति कोई समस्या नहीं है, तो हाई स्पीड में चलाया जा सकता है अगर सीधी चल रही है तो। हालांकि उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों में उच्च गति बनाए नहीं रखने से ट्रेन डिरेल हो सकती है। और भारत में ट्रेनों की गति सीमा सार्वभौमिक है, अर्थात देश की सभी ट्रेनों पर ये लागू होती है। तो अगर सीधा चले तो तेज गति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रास्ते ही ऐसे उबड़ खाबड़ है, तो आपको पता ही है कि जिग जैग टाइप का चलते रहते हैं ट्रेनें यहाँ पे। तो उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों में उचित गति बनाए नहीं रखने से ट्रेन जो हो सकते हैं डिरेल हो सकते हैं। और भारत में जो ट्रेनों की गति सीमा जो है सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, अर्थात देश की सभी ट्रेनों पर यह लागू होती है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं समर्पित फ्रंट कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समर्पित फ्रंट कॉरिडोर उच्च गति उच्च क्षमता वाले रेल गलियारे होते हैं, जो विशेषतः रूप से माल ढुलाई के लिए होते हैं। और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश के दादरी तक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस साल रिसेंटली बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि ये उच्च गति क्षमता वाले रेलवे गलियारे होते हैं, जो विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पश्चिमी समर्पित माल गलियारा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश का जो दादरी जो जगह है, जो आपके एनसीआर के बगल में ही है, तो दादरी तक इसकी पहुंच है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ये देखिए ट्रेन, अब तो मोदी जी ने कई सारी ट्रेनों की बात की है, उन्होंने किसान रेल की भी बात किया है। तो कई सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका है।
तो ये कंटेनर ट्रेनों की बात की जा रही है और भारत की पहली डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को बात की गई थी, इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा कि पूर्वी फ्रंट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में डागुनी और पंजाब में लुधियाना को जोड़ता है, तो ये भी देख लीजिएगा। और दक्षिण पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर चेन्नई और गोवा को जोड़ता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और क्या लाभ हो गए, ये लॉजिस्टिक लागत को कम करते हैं और वे अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं, वे सामानों को तेजी आवाजाही में मदद करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आवागमन होगा, जब ट्रैक सही तरीके से काम करेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह माल ढोने में, ट्रांसपोर्ट करने में भी समय का विलंब नहीं होगा और यथाशीघ्र जैसे ही जरूरत पड़ेगी वहां पे माल वहां पे पहुंच जाएगा, तो लागत भी उससे कम भी होगा और पर्यावरण के लिए अनुकूल भी होगा ये। और जैसे मैंने कहा कि सामानों की तेजी आवाजाही में मदद करते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? चलिए, तो ये था पहला टॉपिक आपका। मुझे उम्मीद है कि पहला टॉपिक में ज्यादा डिटेल बताने लायक नहीं था मुझे, क्योंकि मेन चीज यही है कि जो मुद्दे की चीजें होती है उसी में मैं डिटेल बताने की ज्यादा कोशिश भी करता हूँ। अब वो ट्रेन थी, वो ट्रेन कितनी स्पीड होनी चाहिए, यहाँ से वहां तक पहुंची है, भारत की पहली है, जो मैंने कहा कि हरियाणा के हरियाणा से लेके आपके राजस्थान तक चली है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि स्पीड क्यों डिसाइड की जाती है, अगर डायरेक्ट सीधा लाइन होती है तो तेज गति में आप चला सकते हैं, लेकिन हमारे क्या तो देखते हैं रास्तों का डाइवर्जन ही ऐसा ऐसा है, ट्रेनों का रूट ऐसा है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सरकार ने वो फिक्स दिया है कि भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलना है, या आपको इतने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अपने को स्पीड मेंटेन करना है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है, भारत फ्रांस वार्षिक सामरिक वार्ता के बारे में। तो भारत और फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है, थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए तो आप सभी के सभी। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस कई सारे देशों, कई चीजों का हेडक्वार्टर भी है फ्रांस, खास करके यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस में ही। तो आप मुझे बताइए कि फ्रांस की राजधानी क्या है? सबसे ज्यादा वाइन का सेवन भी करते हैं लोग फ्रांस में, तो बताइए आप लोग। और आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है फ्रांस, तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए आप सभी के सभी। उसके बाद हम आगे टॉपिक को बढ़ाएं। कई सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट आज, और उसी पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो भारत और फ्रांस वार्षिक सामरिक वार्ता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी पे हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक रणनीति वार्ता आयोजित की है, भारत और फ्रांस ने। और इस दौरान दोनों देशों ने मुख्य रूप से कोविड-19 टीकों पर, परमाणु पर, इंडो पैसिफिक पर, अंतरिक्ष पर, पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इतने जब दोनों मिलेंगे तो जाहिर सी बात है मुद्दों की बात तो होगी, स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि व्यापार के बारे में हम बात करेंगे, हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे, हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, हम जो है रक्षा क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। और हमने राफेल भी कहाँ से लिया है, का कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए, राफेल विमान किस देश से लिया गया है, ये भी कमेंट करके आप हमको बताइए। तो जब भारत और फ्रांस की जो वार्षिक वार्ता थी, वो वार्ता दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और जैसे मैंने कहा कि दोनों देश मुख्य रूप से मिलेंगे, तो कोविड-19 पे सबसे पहले चर्चा तो कोविड-19 पे कोई देश करता है इस समय का परिप्रेक्ष्य अगर मैं बात करूं तो। उसके साथ परमाणु पे करेगा, इंडो पैसिफिक पे करेगा, अंतरिक्ष पे किया है इन्होंने, और हर सेक्टर पे इन्होंने बात किया है, मैक्सिमम सेक्टर पे जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब फ्रांस क्यों महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक के संदर्भ में फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है फ्रांस, इसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस की गहरी उपस्थिति है और मैयट द्वीप और रियूनियन द्वीप के क्षेत्र फ्रांसीसी नियंत्रण में है, सभी लोग को पता है। और ये विदेशी क्षेत्र फ्रांस को हिंद महासागर क्षेत्र में अनक्लॉज संधि के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में 28 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रदान करते हैं। इसीलिए भारत के लिए ये फ्रांस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हम उनसे वार्षिक जो रणनीति वार्ता पर बात भी करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये विदेशी क्षेत्र फ्रांस को हिंद महासागर क्षेत्र में अनक्लॉज संधि के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रदान करते हैं, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं भारत और फ्रांस।
इसके साथ ही साथ चीन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिबूती और मालदीव में अपनी उपस्थिति के साथ हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। और ये सभी जानते हैं कि चीन जो है, जो रिंग ऑफ फायर्स मतलब घेरे की जो नीति चारों तरफ से बना रहा है, चारों तरफ से हमारे जितने अगल बगल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको पैसा देके वो मुंह बंद करता है। ये भली भांति सभी लोग जानते भी हैं। और एक बहुत बड़ा स्लोगन भी है कि इंडिया प्रॉमिस चाइना डिलीवर्ड। इंडिया से प्रॉमिस करता है और चाइना डिलीवर करता है, ये एक कथन भी है। और जैसे मैंने कहा कि चाइना का सबसे बड़ा तो काम यही बदमाशी करता है। आपको पता भी होगा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का आप केस ले लीजिए कि सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला चाइना ही है। और ये बड़ा विवादित मुद्दा हमारे लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा समस्या पैदा करने वाला है चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, क्योंकि वो कॉरिडोर जो जा रहा है वो पीओके से होकर जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए सुरक्षा के लिए बड़े बड़ा खतरा भी है। इसलिए वो क्या करता है कि जितने भी पड़ोसी देश होते हैं उन सारे देशों को पैसा देके उनका मुंह बंद कर देता है। तो चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कोई भी छोटा देश हो, मालदीव हो, जिबूती हो, बांग्लादेश हो, सभी को पैसा देके उसका मुंह बंद करता है और हर तरफ से वो घेरने की नीति वाला पालन करता है। इसलिए चाइना के ऊपर अब उसके बारे में क्या बोलूं। अब वैसे भी कोरोना महामारी तो देख ही रहे हैं आप कि इस महामारी में उसने चीन के वुहान शहर से कोरोना का वायरस का प्रकोप देखा गया, पूरी दुनिया में फैला, सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन चाइना कहता है भैया हम तो कुछ ना किए हैं। और पूरी दुनिया समस्या में, इकोनॉमिक सबका हाल बेहाल हो गया और वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बना रहा है। तो ये है चाइना की असली हकीकत। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा चाइना के बारे में, वही चाइना है जब हम किसी भी आतंकवादियों को ग्रे लिस्ट में बात की जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जितने भी पाकिस्तानी समूह में पाकिस्तान में आतंकवादी समूह गिरोह जो है, उन गिरोह को जब भी हम पकड़ने की बात करते हैं, अटैक करने की बात करते हैं या उनको पाकिस्तान को लिस्ट में शामिल करने की बात करते हैं, ग्रीन लिस्ट होता है चाहे कुछ जिस भी लिस्ट में भी वो करने की बात होती है, तो हमेशा चाइना वीटो पावर का यूज भी करके उनको बचा लेता है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा अब पाकिस्तान को पैसा देके चाइना मोमोज का बंद किया हुआ है। ये भी सब चीजें हैं। इसलिए हमारे लिए भारत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रांस हमारे लिए। दूसरी ओर फ्रांस ने अबू धाबी और जिबूती में अस्थायी नौसेना बेस की स्थापना भी किया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत और फ्रांस की जो रिश्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए भारत और फ्रांस ने किन किन किस सौर्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, थोड़ा सा ये भी हम लोग जान लें कि भारत और फ्रांस ने हाल ही में एक लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये दोनों देशों को दूसरे देश की सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो अभी रिसेंटली दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुए, एग्रीमेंट हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि भारत और फ्रांस ने हाल ही में एक लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और यह दोनों देशों को दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता भी है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यह हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव क्षेत्र में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि चीन का प्रभाव तो देख ही रहे हैं। खास करके साउथ चाइना सी की बात अगर कर लिया जाए, उस पे भी चीन अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि चीन के बढ़ते दबाव के कारण हमारे लिए फ्रांस जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के संदर्भ में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और भारत और फ्रांस का व्यापार देख लीजिए कि क्या व्यापार है हमारा। तो फ्रांसीसी कंपनी भारत के शीर्ष निवेशकों में से एक है। और भारत फ्रांस व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और भारत फ्रांस से आयात हेलीकॉप्टर करता है, उपग्रह, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, प्रक्षेपण वाहन है। तो यानी कि भारत जो है फ्रांस से आयात करता है इन चीजों का। और आपने देखा होगा राफेल जो विमान था वो कहाँ से आया था, थोड़ा कमेंट करके आप हमको बताइए, आप सभी के सभी। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको भली भांति अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है। पहला जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उस टॉपिक के बारे में मैंने बताया भी था, वो टॉपिक जो है उसमें ज्यादा समझाने लायक नहीं था वो टॉपिक। ठीक है, बस शुरुआत कहाँ से हुई, एंडिंग कहाँ पर हो रही है, उसका क्या महत्व है, बस ये इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा किया गया। भारत और फ्रांस के संदर्भ में जैसे मैंने कहा कि चीन का जो मसूबा है उसका मसूबा यही है, उसकी सोच यही है, उसका विजन यही है कि दूसरे देश को पैसा देके उसका मुंह बंद कर दीजिए। और जितने भी हमारे अगल बगल के जितने भी पड़ोसी हो, चाहे वो पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे वो आप मालदीव ले लीजिए, चाहे वो नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, जितने भी देश हैं सबको पैसा देके अपने अपने पाले में वो लेना चाहता है ताकि हमको घेर सके। वो जानता है कि भारत सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और भारत
हर तरह से सक्षम है इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जो है वो पीओके से होकर गुजरता है, तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए वो खतरा है, हम इसका विरोध भी करते हैं। तो यही सब चीजें हैं। और भारत और फ्रांस का व्यापार तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि फ्रांसीसी कंपनियां भारत के शीर्ष निवेशकों में से एक है। और भारत फ्रांस व्यापार जो है 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और भारत फ्रांस से क्या क्या आयात करता है? हेलीकॉप्टर करता है, उपग्रह करता है, हवाई जहाज करता है, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन आदि सब करता है। ये भी आप लोग जान सकते हैं। तो देखिए हमारे खूबसूरत प्रधानमंत्री साहब लोग हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, भारत और फ्रांस की। और भी देखिए संबंधों में क्या है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध बड़े अच्छे हैं, भारत और फ्रांस के। दोनों देशों में से एक दूसरे के साथ विशेष संबंध है। भारत और फ्रांस ने 2008 में ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, 2008 में किए थे। और इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने 1650 मेगावाट के 6 यूरोपीय दबाव वाले रिएक्टरों का निर्माण किया था। इसके साथ ही साथ भारत विशिष्ट एसजी एनएसजी जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप छूट के बाद भारत के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश फ्रांस ही था। तो हस्ताक्षर तो 2008 में उसने किया था। और जैसे मैंने कहा कि भारत जो होता है विशिष्ट एनर्जी जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप किसी से कहते हैं, छूट के बाद भारत के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला, सिग्नेचर करने वाला पहला देश था वो फ्रांस था। इसलिए फ्रांस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे उनके संबंध है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट? अगला जो टॉपिक है सेबी के बारे में है। सेबी क्या है और क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सेबी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेबी क्या है, सेबी क्यों जरूरी है और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। ये हमारा टॉपिक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट है किसी को? चलिए, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए नियमों में ढील दी है। तो नियमों में क्या ढील दिया है इन्होंने, सेबी ने, थोड़ा सा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेबी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने नए बाजार और संरचना संस्थानों या बिचौलियों के प्रवेश के लिए एक नया उदारीकृत ढांचा बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसने दिया है? सेबी ने दिया है। और ये सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज और विनिमय बोर्ड है। ठीक है। तो ये जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसी ने सेबी ने नए बाजार और संस्था संस्थानों बिचौलियों के प्रवेश के लिए एक नया उदारीकृत ढांचा बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके मुख्य बिंदु पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सेबी ने डिपॉजिटरी या स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए नए प्रवेशकर्ताओं की सुविधा के लिए शासन और स्वामित्व मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक चर्चा पत्र पेश किया है। तो ये भी अगर किसी को जानना है तो ये भी जान सकता है। और देखते हैं सेबी के बारे में। इस प्रस्ताव के अनुसार एमआईआई मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरीज स्थापित करने के इच्छुक निवासी प्रमोटर 100% शेयर अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक विदेशी प्रमोटर सदस्य एमआईआई में 49% शेयर अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य विदेशी संस्थाएं या व्यक्ति एमएमआई में 10% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं और प्रमोटर के अलावा कोई भी व्यक्ति 25% से कम हिस्सेदारी का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को अगर जानना है तो इसको भी आप लोग जान सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? तो ये भी देख लीजिएगा। सेबी के बारे में जानिए, सेबी क्या है। सेबी के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में, सेबी के बारे में। सेबी 1988 में स्थापित भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए सांविधिनिक निकाय है और इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से सांविधिक शक्तियां दी गई थी। इसका जो मुख्य कार्य है, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको भी अगर जानना है तो आप लोग जान सकते हैं और पेपर में सेबी के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछता भी है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को भी? तो अगला जो है टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा मुद्दों पे ही सीधे बात करना चाहते हैं। लद्दाख, आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है दो केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। दोनों में उपराज्यपाल नए बने हैं, क्योंकि आपके जम्मू और कश्मीर के प्रथम राज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, वो की जगह पर मनोज सिन्हा सर हैं। और लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल कौन है, थोड़ा कमेंट करके आप हम लोग को बता दीजिए। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? क्योंकि अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो कमेंट करके बताइए। तो लद्दाख की भूमि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। आपको पता ही है, वहां पर लद्दाख है और आपका जम्मू और कश्मीर है, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो बात कर लेते हैं इसके लद्दाख के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। और इस समिति का गठन लद्दाख के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद किया गया है। तो हुआ क्या है कि वहां के जो हमारे गृह मंत्रालय द्वारा इसका किया गया है, और जैसे मैंने कहा कि इस समिति का जो गठन किया गया है वो लद्दाख के 10 संसदीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद किया गया, क्योंकि वही के प्रतिनिधि मंडल जो आएंगे, डेलीगेशन जो आएगा वो लद्दाख से ही तो आएगा गृह मंत्रालय के पास, जिसमें लद्दाख की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो जनसांख्यिकीय खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, इसके बारे में जो चिंता है वो चिंता व्यक्त की गई है गृह मंत्रालय के पास। गौरतलब है कि जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया है, तब से लद्दाख के स्थानीय लोगों ने संस्कृति, भाषा और जनसांख्यिकी के संरक्षण के बारे में चिंता जाहिर की है, और लाजमी भी है जाहिर करना, क्योंकि इतने दिनों से जो उनकी संस्कृति है, जो उनका विरासत है, जो उनका कला और संस्कृति है, हर सेक्टर कोई भी चीज है उनकी, उनको संरक्षित करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। और इसीलिए मैंने कहा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब से अस्तित्व में आया है, तब से लद्दाख के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो रहते हैं वहां पे, उन्होंने भाषा, संस्कृति और जनसांख्यिकी के संरक्षण के बारे में चिंता जाहिर किया है। तो इसको आप लोग जान जाइएगा। क्या है मुख्यमंत्री, थोड़ा सा देख लेते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व जो है वो हमारे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा करेंगे। इस समिति का जो जो 10 सदस्यों की जो समिति है, जो डेलीगेशन है, जो लद्दाख से आ रहा है गृह मंत्रालय के पास, उस समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जो हमारे जी किशन रेड्डी साहब करेंगे। और इस समिति में केंद्र सरकार रहेगा, लद्दाख प्रशासन रहेगा, और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे, यानी कि पूरी की पूरी टीम रहेगी वहां पे। और जो भी डिसीजन होगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो कला है, हमारी जो संस्कृति है, उनको संरक्षित किया जाए। यह समिति लद्दाख की संस्कृति को, भाषा को, भूमि के संरक्षण के साथ साथ संविधान की 6वीं अनुसूची में इस क्षेत्र की मांगों को देखने के लिए एक समाधान खोजने की दिशा में काम करेगी। यानी कि जो समिति में जितने सदस्य बताए हैं वो सारे लोग रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि समिति का नेतृत्व करेंगे गृह राज्य मंत्री जो हमारे जी किशन रेड्डी साहब करेंगे, और इस समिति में केंद्र सरकार तो रहेगी ही रहेगी, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख के प्रशासन भी रहेगा, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि भी रहेंगे, और सभी लोग के मिल बैठ के ही इस समस्या का सॉल्व करेंगे। और यह जो समिति होगी लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि के संरक्षण के साथ साथ संविधान की 6वीं अनुसूची में इस क्षेत्र की मांग को देखने के लिए एक समाधान खोजने की दिशा में काम करेगी। और यह समिति लद्दाख के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। और वैसे भी लद्दाख के बारे में सरकार देख रहे तरह तरह के प्लान लेके आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लिए हो, चाहे वो लद्दाख के लिए हो, क्योंकि दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। और जाहिर सी बात है, अब वहाँ के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जोड़ने के द्वारा सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ 2019 में अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संविधान की 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की सिफारिश की थी। किसने किया था? अनुसूचित जनजाति आयोग ने, शेड्यूल्ड ट्राइबल आयोग ने किया था। संविधान की 6वीं अनुसूची क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इस संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल होते हैं, और इसमें जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी कि प्रावधान है।
तो ये है संविधान की 6वीं अनुसूची। जहां तक कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट? तो जो मुद्दे की चीजें बस वही बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि 2019 में अनुसूचित जनजाति आयोग ने संविधान की 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की सिफारिश की थी कि भैया लद्दाख को वो इसमें शामिल करे संविधान की 6वीं अनुसूची में। और संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन क्या है ऐसा भैया कि संविधान की जो 6वीं अनुसूची में मेघालय है, आपका त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल होते हैं। और इसमें जनजातीय लोगों के अधिकार की सुरक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका, क्योंकि थोड़ा जो मेन चीजें हैं वही बताया जाएगा, इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी। अगला जो टॉपिक है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, भुगतान और संरचना विकास निधि के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बता सकता है, कोई भी समस्या किसी को भी, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना हो किसी को, कोई भी डाउट, कुछ पूछना हो किसी को तो आप बेहिचक बताइए आप लोग। 1 मिनट रुक जाइएगा, आप सभी के सभी बने रहिएगा मेरे साथ, 1 मिनट रुकिए बस। कोई डाउट है किसी को अभी तक? चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज का जो अगला टॉपिक है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के बारे में है। ठीक है, तो जो भी फंड्स होते हैं या जो भी रेगुलेशन होता है, आरबीआई को पता ही है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। तो आरबीआई ने हाल ही में भुगतान और संरचना विकास निधि के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसने किया भैया? आरबीआई ने किया है। हाल ही में भुगतान और संरचना विकास निधि के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने किया है हाल ही में, जैसे मैंने कहा, भुगतान और संरचना विकास निधि, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ने निधि के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि टियर 3 से लेकर टियर 6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना को तैनात करना है, ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे। वैसे भी आपको पता है कि सरकार ने जब नोटबंदी किया था, उसके बाद से ही सरकार जो है डिजिटल पेमेंट को लेके बड़ा ही एक्टिव रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट वेट कर लो बेटा, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए आप सभी के सभी, बस प्लीज 1 मिनट वेट। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि आरबीआई के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने, जैसे मैंने कहा कि हाल ही में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड निधि के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। और इसमें मैंने कहा कि इस फंड का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि सर टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के जितने भी केंद्र हैं, चाहे उत्तर पूर्वी राज्य है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना को तैनात करना है। और डिजिटल भुगतान को सरकार, जैसे ही मैंने कहा कि नोटबंदी जब से स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर सरकार बहुत ही एक्टिव है चीजों को लेकर। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोग अधिक से अधिक डिजिटल को बढ़ावा दें, डिजिटल तरीके से वो पेमेंट करें, इसको लेकर सरकार तरह तरह के प्रमोशंस भी करती है। और वो बहुत अच्छे तरीके से भी काम हो भी रहा है, डिजिटल तरीके से लोग पेमेंट कर भी रहे हैं। आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश क्या दिया गया है देख लीजिए कि केंद्रीय बैंक ने हाल ही में बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। और सलाहकार परिषद मूल रूप से फंड का संचालन करेगी और दूसरी धनराशि का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। मेन ये चीजें जानी कि आरबीआई द्वारा प्रबंधन किया जाएगा। बाकी कौन अध्यक्षता करता है इतना डिटेल नहीं जानना है बस। आरबीआई के गवर्नर कौन है, थोड़ा कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग सभी के सभी। और ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? कोई है ऐसा बता सके मुझे, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? कमेंट कीजिए आप सभी के सभी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो मुझसे, कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है।
तो जैसे मैंने कहा कि इस फंड को बढ़ावा देने के लिए कहां पर टियर 3 से लेकर टियर 6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं उन राज्यों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को तैनात करना है ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे सकें। डिजिटल पेमेंट यूज करेंगे तो सरकार के पास भी पूरा डेटा रहेगा, इसको देख लीजिएगा। और बात करते हैं कि इस फंड में 2 साल यानी कि 21 और 22 के लिए ऑपरेशनल होगा ये। इस फंड में 345 करोड़ रुपए का एक कोष होगा, फंड होगा, और इनमें से 250 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक और 95 करोड़ रुपए भारत में काम करने वाले कार्ड नेटवर्क द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है। सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य क्या होगा ये देख लीजिए कि सलाहकार परिषद विभिन्न स्थानों में बैंकों गैर बैंकों के अधिग्रहण के लिए एक पारदर्शी तंत्र की योजना बनाएगी और इससे देश के बैंकिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो बस इतना जानिए, जितना जानना हो बस उतना ही जानिए, यही आप लोग के लिए सही भी रहेगा। और भी चीजें देख लीजिए, योजना के प्राथमिक लक्ष्य क्या क्या है। आतिथ्य है, आतिथ्य, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारी होंगे। और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की आवश्यकता क्यों पड़ेगी इसके भी बारे में जान ली जाइए कि देश में पेमेंट इकोसिस्टम मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, कार्ड इत्यादि जैसे विस्तृत विकल्पों के साथ विकसित हुआ है और देश में भुगतान प्रणाली के डिजिटीकरण को और अधिक गति प्रदान करना आवश्यक है। और पॉइंट ऑफ सेल जिसे पीओएस मशीन कहते हैं सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं चीजों को लेके। तो पीओएस सेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ी हुई क्षमता समय के साथ नकदी की मांग को कम करेगी। जाहिर सी बात है, अधिक से अधिक चीजों को प्रमोट किया जाएगा, चीजों को लोगों से अधिक डिजिटली पेमेंट करने के लिए कहा भी जाएगा। पीओएस का यूज करके भी लोग पेमेंट को निकाल सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ी हुई क्षमता समय के साथ नकदी की मांग को कम कर देगी। तो यही सब चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है भारत गृह रक्षा नीति है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहिए तो कर ले, नहीं तो अगले टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लेंगे जैसा आप लोग कहें। तो कर लिया जाए इसको, चलिए कर लेते हैं, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है। भारत गृह रक्षा नीति इसके मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी जिसे कहते हैं, इरडाई जिसे कहते हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे। IRDAI आग और संबद्ध खतरों के जोखिम को कवर करने वाले मानक उत्पादों को पेश करने जा रहा है। IRDAI इरडा जिसे कहते हैं, वो क्या करने जा रहा है कि आग और संबद्ध खतरों के जोखिम को कवर करने वाले मानक उत्पादों को पेश करने जा रहा है। और यह जो नीति होगी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। और इसके 3 मुख्य घटक होंगे जिनमें भारत गृह रक्षा होगा, भारत लघु उद्योग उद्यम सुरक्षा होगा और भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा होगा। तो जो भी जोखिम या खतरों से भरी हुई चीजें होंगी यानी कि संबद्ध खतरों के जोखिम को कवर करने वाले मानक उत्पादों को पेश करने जा रहा है। IRDAI इरडा द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, IRDAI के द्वारा किया जा रहा है। तो वही चीजें मैंने बताया कि इन उत्पादों को जो पेश करने जा रहा है और यह नीति जो होगी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। और इसके 3 घटक होंगे जिसमें हमारा गृह रक्षा भी होगा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा भी होगा और भारत सूक्ष्म लघु उद्यम सुरक्षा भी होगा। इन 3 चीजों के तीनों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि भारत गृह रक्षा क्या है। भारत गृह रक्षा नीति के तहत IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगा जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगी। सपोज दैट कहीं पर आग लग जाते हैं, कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ये इन खतरों से बचाने का काम करेगा, इन खतरों के जोखिम को कवर करने का काम करेगा। तो यही बस यही चीजें आपकी मेन मोटा मोटा चीजें आप जानिए, इसीलिए इसके बारे में बताया गया भी है कि भारत गृह रक्षा नीति के तहत ERDAI IRDAI जो है आपका, वह एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगा। जैसे आप लोग का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वैसे ये भी पेश करेगा। और ये मेन इंश्योरेंस कौन सा करेगा, जो आग और अन्य संबंधित खतरों की जोखिम को कवर करने का ये काम करेगा। बस यही चीजें जाननी है आपको।
अगला इसी में देख लीजिए मुख्य विशेषताएं क्या होगी। इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल होगा कि प्राकृतिक आपदा। भाई प्राकृतिक आपदा क्या है? जैसे चक्रवात आया, तूफान आया, सुनामी आया, बाढ़ आया, भूकंप और भूस्खलन आया, आग आया, जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया जाएगा IRDAI के द्वारा। और यह पॉलिसी घर निर्माण के लिए बीमा कवरेज के अलावा सामान्य सामग्री बीमा भी प्रदान करेगी। और इस पॉलिसी में अधिकतम 10 लाख रुपए के भवन निर्माण के लिए बीमा राशि का 20% प्रदान करेगी। ये भी चीजों को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा क्या है, जो मैं सूक्ष्म की बात किया था कि यह उद्यमों के लिए मानक उत्पाद है जिनका जोखिम मूल्य 5 करोड़ रुपए तक का है। और यह पॉलिसी मशीनरी के लिए है, इमारतों के लिए, संयंत्र के लिए, स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियों की कवरेज प्रदान करेगी। तो जो सूक्ष्म की बात किया हूं वो उसके लिए है। लघु की बात देखना है तो ये देख लीजिए कि यह उन उद्यमों को कवर करेगा जिनकी बीमा योग्य परिसंपत्ति का कुल मूल्य का 5 करोड़ रुपए से अधिक है। तो ये करेगा लघु वाला। तो सूक्ष्म वाला कितना है, क्या है, 5 करोड़ रुपए तक का है। और लघु वाला जो है 5 करोड़ रुपए से अधिक तक का है, तो वो उसको कवर करेंगे। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है, तो मैं यहीं तक टॉपिक को रहने देता हूँ। बाकी कल जो है जितने भी टॉपिक बचे हैं आपके, उन सारे टॉपिकों को अगला कल कल हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है। कल हम जितने भी टॉपिक बचे हैं उन सभी टॉपिकों के बारे में कल हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन सारे टॉपिकों पे आप अच्छे से तरीके तरीके तैयारी कीजिएगा। जो भी चीजें आज पढ़ाई गई हैं आप लोग को, कोई भी डाउट होगा तो ये टेलीग्राम का लिंक है, उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, इस पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, PJ01। ठीक है। तो दिन में 3 बजे ये क्लास होता है, 3 PM को अनअकैडमी पे, यूट्यूब पर ये क्लास होता है। और 11 AM को अनअकैडमी के ऐप पर बहुत ही जल्द मैं आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का जो तीसरा लेक्चर होगा वो स्टार्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी के ऐप पर। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का वहाँ पे क्लास चलेगा। और 3 PM को आपका यूट्यूब पे जैसे क्लास चल रहा है करंट अफेयर का, वो चलेगा। आने वाले समय में मैं मैराथन सेशन भी लेके आने वाला हूँ। 17 तारीख को मैराथन सेशन आएगा मेरा। और जितने अच्छे तरीके से आप लोग को डील करना है वो डील किया जाएगा उस मैराथन सेशन में। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, टेस्ट पे बात होगा, क्विज पे बात होगा, और बहुत सारी चीजों पे बात होगा। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। टेलीग्राम का लिंक मैं ऑलरेडी आप लोग को दे दिया हूँ। और जो रणनीति पे बात करूंगा, बहुत सारी चीजों पे बात की जाएगी। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मेरा टेलीग्राम फॉलो करते रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी पे दे देता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ। बाकी जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिकों को कल हम लोग बात कर लेंगे। ठीक। तो चलिए क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।